हेलो। हेलो, क्या है? ठीक है बोला। ठीक ठाक ठीक ठाक। इतने अरसे बाद आखिरकार ए, हमने करनी थी रिकॉर्ड सैटरडे को, फिर हमने पिछले करनी थी ट्यूसडे को, फिर हमने करनी थी कल। मैं सोया हूँ कल 6 बजे तक। मैंने कहा नहीं, अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा। तू कब गया जॉब? यार मेरी आज सुबह जॉब नहीं थी, आज मेरी थी दोपहर से लेकर रात तक। तो मैं अभी घर आया। सुबह मैं लेट ही उठा और मैं रात को लेट सोया था। अच्छा। आज के हमारा रिवॉल्यूशन। टॉपिक एवोल्यूशन में ही मुझे इतना नहीं पता एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। मगर आई बिलीव इन एवोल्यूशन टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ में होती रही है, ठीक है। और इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, उनमें चेंजेस आती रही हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। अब एवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो मुझे नज़र आता है, जो मतलब कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की कि एवोल्यूशन के अगेंस्ट जाए बंदा। एवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज भी हैं, मगर अगर एवोल्यूशन अभी भी एक थ्योरी है, फैक्ट नहीं है ना, है कि नहीं। सो वी शुड लुक एट एवोल्यूशन विद एन ओपन माइंड, है कि नहीं। तो यार लेकिन मैंने साइंस में थ्योरी इज अ फैक्ट until another theory proves it wrong. Like Newtonian physics was a fact, it was a theory, but it was a fact until आइंस्टाइन आया, उसने कहा भाई नहीं, ये सीन है, ये गड़बड़ की है न्यूटन ने, तो until another theory proved wrong. मेरे मे बी आई डो नॉट एग्री विद एवोल्यूशन पूरा एब्सोल्यूटिज्म के साथ। मेरे भी कुछ बिल्कुल। मसले हैं उसके साथ, जो उसका अभी पॉपुलर नैरेटिव है ना। विल डिस्कस इट अभी। मे बी मैं न्यूट्रल हूँ, आई हैवंट डिसाइडेड, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड नैरेटिव है। रिलीजियस नैरेटिव भी और साइंटिफिक नैरेटिव भी। हम्म। अच्छा, तू मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा एवोल्यूशन क्या है? चार्ल्स डार्विन ने क्या एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था? चार्ल्स डार्विन ने कैसे एवोल्यूशन का आइडिया उसको आया? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? यार पहली बात तो कि द थिंग इज कि हम दोनों में यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे। वी डू नॉट have absolute knowledge about anything. This is just our opinion. If I believe evolution happened, it's just my opinion. I might not be right, I might not be wrong. तो जहाँ तक evolution की बात है, about it being Darwin's idea, it was not originally Darwin's idea. There was this guy named Wallace. मैं पढ़ रहा था कॉलिंस क्लासिक्स की origin of species का edition. उसमें introduction में there was this fact कि there was this guy Wallace who wrote a letter to Darwin in 1858. और उसने उसको बताया कि अच्छा मेरे पास ब्रो ये आइडिया अबाउट दिस एवोल्यूशन थिंग। डार्विन उस पे पहले से 20 साल से काम कर रहा था, और डार्विन ने किताब पब्लिश करनी थी अपनी अबाउट एवोल्यूशन सम इयर्स लेटर। लेकिन जब वॉलेस ने उसको लेटर लिखा, उसने कहा ब्रो ये तो मेरा आइडिया, ये विल टेक द क्रेडिट फॉर इट। डार्विन ने हेस्ट में आके ना अगले साल ही पब्लिश कर दी 1959 में किताब। सो एनीवे ही माइट नॉट हैव बीन द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी, बट दैट इज नॉट मैटर। और जहाँ तक डार्विन की बात है कि और मेरे ख्याल उसका में आइडिया क्या था, उसका आइडिया बेसिकली ये था कि ऑल स्पीशीज हैव अ सिंगल सोर्स। हम्म, तो उसने यहाँ कहीं एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा कि भाई हम बंदरों से आए हैं। उसका बस ये आइडिया था कि ऑल स्पीशीज हैव अ सिंगल सोर्स। एंड द थिंग इज कि काफी लोग कहते हैं कि ही वाज एन अथीस्ट, और उसका जो आइडिया था नेचुरलिज्म का, उसमें से उसने क्रिएटर का कॉन्सेप्ट हटा दिया। दैट हम्म, इज नॉट ट्रू, क्योंकि मसला है कि काफी लोगों ने ना पढ़ी नहीं होती ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। हम्म, मोस्ट पीपल हैवंट रेड दैट बुक, बट आई रेड हम्म, दैट बुक। उसके आई हैव इट राइट हियर। उसके लास्ट पैराग्राफ में ना ही इज रिटन हियर कि there is grandeur in this way of life with its several powers, having been originally breathed by the creator into a few forms or into one, and that whilst this planet has gone circling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. मतलब देयर वाज दिस क्रिएटर जिसने सिंपल फॉर्म्स बना दी, हम्म, और उसने एवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट द रिजल्ट हियर वी सी अराउंड अस एवोल्यूशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डार्विन ने क्रिएटर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। ये बड़ी बाइनरी डिबेट बनी हुई है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि क्रिएटर नहीं है बेसिकली। हम्म। उससे बाइनरी डिबेट बन जाती है कि साइंस वर्सेस रिलीजन। रिलीजन के अंदर लोग छोड़ते नहीं है स्पेस एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन में लोग छोड़ते नहीं है स्पेस डिवाइन इंटरवेंशन की। दैट्स अच्छा, प्रॉब्लमेटिक। अच्छा। यार एक ये चीज़ें भी तो पॉसिबल हो सकती है ना, जैसे कि
कहते हैं कि वी ह्यूमंस के और जो हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व हुई ग्रेट एप से, है ना? हम्म, पॉसिबल ये नहीं हो सकता कि ग्रेट एप से इवॉल्व होते 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 जब तक एक ऐसा इंसान की स्पीशीज़ तक मतलब कि जब तक इंसान इवॉल्व ह्यूमंस की तक इवॉल्व होने तक का प्रोसीजर कंप्लीट होने लगा हो, अल्लाह ताला ने रूह डाल दी हज़रत आदम की उस रेडी बॉडी में। ये भी तो हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? that's exactly my belief. क्या? यार अच्छा, इस पॉइंट को डिटेल में जाएं या फिर पहले वी डील विद एवोल्यूशन और इट्स ओन साइंटिफिक वाला पर्सपेक्टिव, या फिर वी ऐड दैट रिलीजियस पर्सपेक्टिव साथ ही? हाँ, साइंटिफिक पहले साइंटिफिक थोड़ा-सा कर लेते हैं। थोड़ा-सा यार मुझे साइंटिफिक जो तो बेसिकली ये है ना कि 7 मिलियन साल पहले देयर वाज दिस एंथ्रोपेथिकस हुँ, जीनोम, जीनस हुँ, बेसिकली हम हैं होमो जीनस के। हुँ, एंड उसके बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस आया, फिर होमो जीनस आया हुँ, जिसमें होमो नेanderthalensis, होमो वल्फेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस हम। तो इट वाज अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस तरह युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में कहता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले इंसान के ना, इंसान नुमा जो चीज़ थी, अब उसको बंदरों कह लो, बंदर कह लो, उसके बड़े लार्ज जॉज होते थे, बिकॉज तब तक हुँ, उसने फायर का इस्तेमाल कुकिंग में नहीं किया हुआ था। इट नीडेड लार्ज इंटेस्टाइनल canals to digest those raw foods that it was eating without cooking it with fire. And we know कि आपकी जो बॉडीली कंजम्पशन है एनर्जी की, वो आधा आपका ब्रेन करता है, आधा आपका इंटेस्टाइन करता है। So they had larger jaws to digest the raw food they were eating. That is why they had large intestinal canals, and that is why they had smaller brains. लेकिन around 300,000 और 350,000 years ago, डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर इवेंट हुई, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था इन द इंटायर इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसके बाद इंसान ने पका के खाना शुरू किया, और उसके दांत जो थे दे डिड नॉट नीड लार्जर जॉज एनी मोर। तो वो छोटे होते रहे अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और उनका इंटेस्टिनल कनाल भी छोटा होता रहा, जिसकी वजह से उनका दिमाग बड़ा होता रहा। दैट इज काइंड ऑफ ये है मैक्रो एवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रो एवोल्यूशन तो आप हर जगह देख सकते हो इन एनी बिल्कुल। ब्रांच ऑफ साइंस। तो अगर आप अपने बायस के साथ आओगे ना कि ओके हम इंसान मुसलमान हैं, और हमें पता है कि खुदा कैन नॉट बी दैट इम्परफेक्ट, कि वो एक परफेक्ट स्पीशीज कुन के साथ नहीं बना सकता, राइट? यही है जो स्कॉलर, आई वाज वाचिंग अ लेक्चर ऑफ, आई थिंक सो, साहिल अदीम, हु सेड कि क्या खुदा इतना इम्परफेक्ट है कि वो एक सेकंड में परफेक्ट स्पीशीज नहीं बना सका? क्या उसको 10 मिलियन साल लगाने पड़ते अशरफुल मखलूक़ात बनाने के लिए? तो इसी वजह से मैं नहीं मानता था एवोल्यूशन को। लेकिन आप एवोल्यूशन के जो साइंटिफिक एविडेंसेस है ना, लाइक 1920 से अफ्रीका के अंदर आपको फॉसिल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं एंथ्रोपेथिकस ग्रुप के, जो 7 मिलियन साल पहले रहते थे। इंटरमीडिएट स्पीशीज के आपको मिले हैं, आपको वेल्स का इंटरमीडिएट स्पीशीज का पूरा रिकॉर्ड मिला है कि हाउ दे इवॉल्वड ओवर द लास्ट 60 मिलियन ईयर्स। हाउ कैन यू रिजेक्ट ऑल ऑफ दैट डाटा बेस्ड ऑन योर फेथ अलोन? यार जिसमें अभी अभी जो तूने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट किया है कि खुदा अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस करने की, है ना? मगर मसला यार ये है कि जो टाइम है, टाइम टाइम इस यूनिवर्स के लिए कुछ और होगा, ठीक है? जिस जिस आप कह लो जिस जिस डायमेंशन में इस यूनिवर्स से बाहर जाओ, अल्लाह ताला की ज़ात होगी, सारे हम मतलब कि 6 के 6 आसमान होंगे, वहाँ शायद टाइम डिफरेंट चल रहा हो, है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? वो फिर ब्रो, यू एग्जैक्टली इन माय हेड राइट नाउ। ठीक है, या मैं तेरे से पता क्या करने लगा था? आई वाज गोना आस्क यू, डू यू बिलीव इन दिस आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, राइट? दैट टाइम इज रिलेटिव। उसके लिए उसके अलग बाद मैंने आना पॉडकास्ट। था कि डू यू बिलीव कि गॉड इज हियर ऑन अर्थ? इफ गॉड इज नॉट हियर ऑन अर्थ, दैट मींस वेयरएवर गॉड इज, टाइम इज डिफरेंट देयर। शायद खुदा का एक सेकंड हमारे 6 मिलियन साल के बराबर हो। उसने वही वहां ना। पे कुन कहा, यहाँ पे पूरा एवोल्यूशन हो रहा है। अभी जो दैट हमारी वाज माय पॉइंट। अभी जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इट्स लाइक 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स, है कि नहीं? इट इज़ अवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और इससे जो बाहर की यूनिवर्स है, वी हैवंट सीन इट येट। वी डोंट नो व्हाट्स आउटसाइड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी ये कहता है भाई कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, कुछ लोग कहते हैं कि उससे उससे बाहर कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शायद हमारी यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर होगी, ठीक है? और हम एक किसी बहुत बड़ी यूनिवर्स में कोई छोटा सा ब्लैक होल होगा, उसके अंदर हमारी यूनिवर्स होगी, उस यूनिवर्स के अंदर हमारा मतलब हमारी गैलेक्सी होगी, उस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम होगा, और सोलर सिस्टम के अंदर मतलब कि इतना बंदे का माइंड जो होता है वो लिटरली स्टक हो जाता है सोच सोच के यार कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। मगर यार मैं थोड़ा सा रिसर्च करा था मैंने, मतलब कि ज़्यादा रिसर्च नहीं की, 1-2 घंटा रिसर्च की। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर हम लोग जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको
जेनेटिक म्यूटेशन के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है कि नहीं। नेचुरल सिलेक्शन, हाँ। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और एवोल्यूशन को जो बैक कर रही है चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जेनेटिक म्यूटेशन है, ठीक है ना। कि जेनेटिक म्यूटेशन ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती रही, और जो अब स्पीशीज जो हैं वो मतलब दे आर द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर पास्ट, ठीक है। एंड दे आर हम्म, अकोमोडेटिंग टू द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग इन। जैसे कि हम्म, कैमल हो गया, कैमल के गले में अब बताया कि पानी का एक बैग होता है हम्म, to store water, you know, because वो desert में उसको he doesn't, हम्म, the camel doesn't know when he's going to get his next water, so he stores हम्म, some water inside his bag. मगर यार at the same time genetic mutations around 70% times, around 70% of time genetic mutations जो हैं वो beneficial नहीं होती, ठीक है। अराउंड 20% टाइम्स बेनिफिशियल होती हैं, 70 to 60% टाइम हार्मफुल होती हैं, अराउंड 10 to 20 न्यूट्रल परसेंट ऑफ टाइम्स वो न्यूट्रल होती हैं। तो फिर ये जो एवोल्यूशन की जो मेन मेन जो उसका आइडिया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो तो फिर यही ख़त्म नहीं हो जाता। इंसानों में भी काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो यूज़लेस हैं, ठीक है ना। कुछ लोग आप देखोगे, कुछ लोगों के मतलब कि आई थिंक सो, जो कुछ लोगों के डिंपल्स पड़ते हैं, लोग कहते हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन होती है, इट्स यूज़लेस, ठीक है। हम्म। वो सब कोई पर्पस नहीं है या कुछ भी नहीं है। हाँ, वो देखने में शायद अच्छे लगते हो, मगर वो यार लेकिन यूज़लेस वही है। बात है ना कि जेनेटिक म्यूटेशन डज नॉट नीड टू बी रैंडम। अगर आप कहते हो कि रैंडमली नेचर इवॉल्व इनटू अस, तो नेचर हुँ, इज इम्परफेक्ट, नेचर डज नॉट हैव अ माइंड ऑफ इट्स ओन, नेचर कैन नॉट क्रिएट दिस इंटेलिजेंट डिजाइन वाला व्यू हमारे सामने, अभी तो हमें तो अपनी वही यूनिवर्स को हमने एक्सप्लोर नहीं किया, तो हाउ कुड ऑल ऑफ दिस इवॉल्व इनटू अस विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड बाय एन इंटेलिजेंट क्रिएटर। तो वही ना, तो एवोल्यूशन का जो मेन पॉइंट जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो फिर यही ख़त्म, यही नहीं रुक जाता। देन एवोल्यूशन बिकम्स अबाउट रैंडमनेस, कि रैंडमली चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। जैसे ही मतलब कि किसी को लगा कि भाई कि ये चीज़ सही है, वही तो नो, इट्स ऑल अबाउट, देखिए वो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन सब कुछ रैंडमली चल रहा है, सब कुछ रैंडमली इवॉल्व हो रहा है 70-80 मिलियन ईयर से। व्हाट डू यू थिंक? यार द थिंग इज अगर देयर इज देखो, दिस। अब देखो, अगर ग्रेट एप्स से हम लोग इवॉल्व होके बने, तो चिंपैंजीज और बंदर हैं, व्हाई दे आर स्टिल स्टक, व्हाई हैवंट दे इवॉल्व्ड, ठीक है। यार एक व्हाट ही डू यू थिंक अबाउट मिसकंसेप्शन दैट? है जो, व्हाट आई माइट थिंक, कि डार्विन ने अपनी किताब ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में यही बात करा था कि ऑल थिंग्स हैव अ सिंगल सोर्स। दिस इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग बंदरों से आए हैं, इट माइट बी कि बंदरों और हमारे में ना एक कॉमन इंसेस्टर होगा हम लोगों का, जिससे हम दोनों इवॉल्व करके आए हैं। वो इवॉल्व नहीं कर पाए उससे आगे, वो बंदर के बंदर ही रहे, हम उससे इवॉल्व करके आगे पहुंचे। इट माइट बी एन एक्सप्लेनेशन, इवन दो इट इज नॉट द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। इट्स नॉट और जहाँ तक तू सेटिस्फैक्टरी। बात कर रहा है कि एवोल्यूशनरी थ्योरी प्रॉब्लमेटिक है, इनकम्प्लीट है, वो तो ज़रूर है। तो वो इसलिए क्योंकि एक मेन कंपोनेंट वो भूल जाते हैं, द आइडिया ऑफ अ क्रिएटर। देखिए लोग बहुत साइंस साइंस करते हैं, आई यूज्ड टू बी वेरी एम्पेरिकल एज वेल इन द पास्ट, कि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंस दे सकती है, बट नहीं दे सकती, क्योंकि इट ओनली कंसर्न इटसेल्फ विद व्हाट इट नोज, नॉट विद एवरीथिंग दैट इट डज नॉट नो। इट ओनली कंसर्न इटसेल्फ विद व्हाट इट कैन सी, ऑब्जर्व और मेजर, राइट। और एक कोस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है बेसिकली, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग। इसकी एग्जांपल है कि हर मटेरियल बीइंग है, जो तूने हेडफोन लगाया हुआ है, जो तू माइक तूने जिससे तू बात कर रहा है, जिस सोफे तू पे बैठा हुआ है, ऑल दीज आर मटेरियल थिंग्स, यू योरसेल्फ आर अ मटेरियल बीइंग। और हर मटेरियल बीइंग के चार काइंड्स ऑफ पोजीशन होते हैं। एक पॉट ऑफ क्ले की एग्जांपल ले ले, उसका पहला कॉज है इट्स फॉर्मल कॉज, उसकी शेप क्या है, उसकी ओवल शेप हो सकती है, दैट इज इट्स फॉर्मल कॉज। उसकी अगली कॉज है फाइनल कॉज, व्हाट पर्पस इट इज सर्व, आप उसके अंदर पानी होल्ड कर सकते हो, दैट इज इट्स फाइनल कॉज। व्हाट इज इट्स मटेरियल कॉज, किस चीज से बने हैं, इट माइट बी मेड आउट ऑफ क्ले, सो इट इज दैट इज इट्स मटेरियल कॉज। लास्टली उसकी एफिशिएंट कॉज क्या है, उसको बनाया है किसने, उसका क्रिएटर कौन है, इस केस में एक इंसान ने उसको बनाया है जो खुद एक मटेरियल बीइंग है। तो एक मटेरियल थिंग, पॉट ऑफ क्ले को एक और चीज ने बनाया है जो उसका एफिशिएंट कॉज है, विच इज अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरा पॉइंट है कि नथिंग दैट इज अ मटेरियल थिंग और अ मटेरियल बीइंग कैन कॉज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। वो पोटेंशियल एग्जिस्टेंस में तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट नॉट इन एक्चुअलिटी अंटिल अनदर थिंग गिव्स इट द मटेरियल दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ। देखो हम सब के इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो मटेरियल थिंग्स हैं, राइट, व्हिच वी कैन ऑब्जर्व एंड सी। तो जो पहली यूनिवर्स में मटेरियल थिंग थी, द फर्स्ट मटेरियल थिंग, वो किसने बनाई, क्योंकि हमें पता है कि नथिंग मटेरियल कॉज इटसेल्फ टू एग्जिस्ट, राइट। जैसे
Aristotelian demonstrative method है, if A is equal to B and B is equal to C, then A must be equal to C. So if material things cannot cause themselves to exist, point number one, and if the first material thing could not be made by something material because it was the first material being, so it must have been made by something immaterial. अब वो immaterial thing क्या थी? वो मेरे लिए खुदा था. अब सारे evolutionary biologists ना यहाँ पे आके चुप हो जाते हैं. एक atheist को भी आपने चुप कराना है, बस ये बात बता दो कि what was the first cause, क्योंकि जो उनका पॉपुलर नैरेटिव है वो कहते हैं जो बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी, एक सिंगल एंटिटी थी जिसमें सब कुछ था बेसिकली, वो फटा तो ये यूनिवर्स बन गई. लेकिन वो आई कहाँ से? इफ इट वाज मेड ऑफ मैटर व्हिच इट वाज डस्ट, एनर्जी, व्हाटएवर इट वाज कंपोज्ड ऑफ, तो वो मैटर कहाँ से आया? व्हाट वाज द फर्स्ट कॉज दैट इंजेक्टेड द डीएनए ऑफ लाइफ इनटू द यूनिवर्स? पहला कॉज क्या था? उसका आंसर ही किसी के पास नहीं. इट मस्ट हैव बीन एन इममेटीरियल थिंग एंड एन ओमनीपोटेंट थिंग which had the capacity to think कि अच्छा this is what I'm doing, ये मैं पहला cause generate कर रहा हूँ और उसका effect ये होगा. It must have been intelligent enough to know all of that. और यहाँ पे आपको combine करना पड़ता है creationism with naturalism. Sorry, creationism with evolution आपको combine करना पड़ता है, क्योंकि evolution is incomplete without the idea of a creator. बिल्कुल, नो डाउट. इसके अलावा मैं एक जगह पे मैं ये भी सुन रहा था कि नाउ साइंटिस्ट आर रिवॉल्विंग टू द आइडिया कि शायद हमारी जो यूनिवर्स है वो भी एक तरह की सेल्फ कॉन्शियस है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हमारी यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, एट द सेम टाइम मूव भी हो रही है, ठीक है, इन अ फ्लो ऑफ टाइम. एट द सेम टाइम जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं दे आर मतलब कि गैलेक्सीज को के बीच में मतलब इज अ फोर्स ऑफ रिपल्जन जिसकी वजह से गैलेक्सीज आपस में टकरा रही सो फ्रीक्वेंटली, ठीक है, केओस नहीं है, सब कुछ काम है. सो साइंटिस्ट आर रिवॉल्टिंग टू द आइडिया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी ये कह रहे होते हैं कि शायद हमारी जो यूनिवर्स है वो एक तरह की सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार self conscious as in it has a mind of its own? Yep. That's impossible. Like एक basically dust से कोई चीज बनी हुई है. एक मतलब अर्थ की बात कर लो ना. Do you think Earth has a mind of its own? Even if it revolves around the sun in उसका एक rotation का अपना process है, उसका rotation around the sun के इर्द गिर्द एक process है उसका, वो तैर रहा है basically. If it does that in a very magnificent way, does it mean कि it has a mind of its own, or does it mean कि it must have a creator or an intelligent being जिसने उसको उस process के अंदर put किया? Does not say कि वो खुद ही अपनी existence का मालिक है. हाँ, यूनिवर्स को सेल्फ कॉन्शियस कहने का ये फर्स्ट स्टेप ही है कि शायद फ्यूचर में साइंटिस्ट जो है वो एक गॉड की एग्जिस्टेंस को मानना शुरू कर दें, है कि नहीं? इट सीम्स लाइक हम लोग बस तरीके ढूंढ रहे नॉट टू एक्सेप्ट गॉड, है कि नहीं? बट इफ़ वी लुक अराउंड एवरीवेयर, मुझे याद है एक दफ़ा डिस्कवरी चैनल पे बहुत छोटा था मैं देखता था, डिस्कवरी चैनल पे स्टीवन हॉकिंग की एक में डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अबाउट यूनिवर्स एंड आवर अर्थ. तो उसमें एक साइंटिस्ट था बहुत ज़बरदस्त, उसका मैं जो रोगन के साथ पॉडकास्ट भी सुन रहा था. सो ही टोल्ड लाइक हमारी जो हमारा जो अर्थ है इट्स लाइक हमारा अर्थ इतना परफेक्ट है हर चीज़ में, ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है, सब कुछ मतलब कि एग्जैक्ट मतलब कि एक होता है ना एक आप कह लो कि एक बंदा लकी हो जाए, एक कोई लकी चीज़ हो जाए, ठीक है, एक मतलब कि हमारी अर्थ लकी हो जाती एक दो चीज़ों में. मगर अगर हम देखें, अगर अर्थ को ही देखें तो हमारी जो अर्थ है इट्स लाइक परफेक्टली मेड, यू नो. तो ये तो वही बात हुई कि अगर मैं जंगल में जाऊं और मुझे कोई स्विस वॉच मिले, ठीक है, तो स्विस वॉच यूँ तो नहीं ना कि पत्थरों और लकड़ी के टकराने से या जुड़ने से या फिर आपस में मिल चल के खुद ही एक स्विस वॉच बन की, नहीं. Someone would have made that Swiss watch because it's too perfect and too complex. वो डिबेट आ गई cosmological argument, nothing comes from nothing. और दूसरा आर्गुमेंट है फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कि हर चीज इतनी परफेक्टली बनी हुई है. अच्छा आप मान लो कि बिग बैंग वाज अ वेरी कोइंसिडेंस था बेसिकली वो. अब ये भी कोइंसिडेंस था कि आपकी सोलर सिस्टम बना और अर्थ एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आके बैठा कि उसके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो ताकि वो सन के अंदर घुस ना जाए. हम कहाँ पे थे? तू कुछ कह रहा था, मैं कुछ कह रहा था.
यार मैंने बस ये बताना ख़त्म किया था कि मुझे एग्जांपल दी थी एक वॉच की, इफ़ यू फाइंड अ वॉच इन द जंगल, ठीक है? तो मैंने यही एग्जांपल थी मेरी। यार वही 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 आर्गुमेंट है। लैपटॉप मेरा बहुत गर्म हो गया। अच्छा, वही फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है कि नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, और दूसरा कि हर चीज़ इतनी परफेक्टली बनाई गई है कि ये मानना मुश्किल है कि उसके पीछे कोई एक इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं है। लाइक मान लो बिग बैंग कोइंसिडेंस था, लेकिन क्या ये भी कोइंसिडेंस था कि आपकी सोलर सिस्टम बनती है और आपका अर्थ एक एग्जैक्ट उस जगह पे आता है कि उसके सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हैं, ताकि वो सन में घुस नहीं जाता और वो तबाह नहीं हो जाता। लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और आप फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट मॉलिक्यूल्स नीड्स टू एग्जिस्ट, एंड फॉर मॉलिक्यूल्स नीड टू एग्जिस्ट एटम्स नीड टू एग्जिस्ट टू बी एबल टू बॉन्ड इनटू मॉलिक्यूल्स। और एटम्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ 1.5 टाइम्स वीकर या 1.5% वीकर या फिर स्ट्रॉन्गर होती ना, तो मॉलिक्यूल्स वुड नेवर फॉर्म एंड लाइफ वुड नेवर एग्जिस्ट। तो बिल्कुल। इतनी माइन्यूटनेस में जो आप डिटेल्स देखते हो, like I wonder why scientists, most of the scientists are atheists. I'm not assuming that, but that's the truth. You're a man of science and you should be able to prove to yourself that a god exists more than a believer can, क्योंकि believer तो blind faith के थ्रू करता है ना मोस्टली, क्योंकि हम तो मुसलमान पैदा हुए, हमने बिलीव ब्रदर नहीं किया। यू लेकिन साइंस वो तो a scientist sees that first hand. It's very hard for me to believe. ब्रदर यू वोंट बिलीव पाकिस्तान में कितने ज़्यादा लोग एथियस्ट होते जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, मेरा एक दोस्त है, मुझे बता रहा था कि उसका एक कज़न है जो बाकायदा हाफिज़ कुरान है, एंड ही हैज़ टर्न इनटू एन एथियस्ट। एंड तो इस तरह मतलब ये दुनिया में आजकल हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान एथियस्ट तभी बनता है जब बंदा सी समझता है भाई, कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। तो इंसान उसी केस में एथियस्ट हो सकता है। और लिटरली यार एथियस्ट आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू जस्टिफाई आवर एग्जिस्टेंस। मैं देख रहा था नेट पे, अब एथियस्ट ने नई एक तरह की वो शुरू की हुई है, थ्योरी शुरू की हुई है कि शायद एलियंस आए थे, एलियंस ने आके ह्यूमन स्पीशीज़ को छोड़ दिया था ये अर्थ पढ़ के रहा था ऊपर, यार। ठीक है। वो फिर मतलब कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने देखा भाई कि ह्यूमन सबसे परफेक्ट, ठीक है, एक तरह की एग्जिस्टेंस है, फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम वी आर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो फिर आएंगे वापस अर्थ पे, ठीक है। सो यार इतनी अजीबोगरीब चीज़ें पढ़ के बंदे को हंसी आ रही होती है नहीं, लेकिन वो कि आर्ग्यूमेंट भी इनकम्प्लीट है ना, कि एलियन वाला आर्ग्यूमेंट वही वहां पे आ जाता है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट नथिंग कम्स फ्रॉम, वो कहां से आया? उनका फर्स्ट थॉट क्या था? वो कहाँ से है, दे कैंट वो भी एक्सप्लेन दैट। आर्गुमेंट इनकम्प्लीट है उनका, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एरोगेंस है ना एथिज्म, बेसिकली यू आर वेरी एरोगेंट टू बिलीव कि यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन बीइंग। आपने अपने अपने खुद को अपने आप को बनाया, कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं था। दैट्स बेसिकली इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट, ऐसे ही है। यार देख, अभी ये तो था हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव ना, देखो, कुरान आई नो इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, लेकिन जब आप वाक़ये पढ़ते हो, लाइक असाबुल कहफ का वाक़या इन सूरह कहफ, यू नो अबाउट दैट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वेंट इनटू अ केव एंड दे वॉक्ड यस, आउट नो सेंचुरीज डाउट। लेटर। उसके अलावा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या, जब उन्होंने 3 वाक़यात पे उनको कुछ ऐसा दिखाया कि मुझे फ्यूचर का पता है, क्योंकि हज़रत खिज़र अकॉर्डिंग टू द सुपर स्ट्रिंग थ्योरी एग्जिस्ट्स इन द 5th और 6th डायमेंशन। आप उसका पढ़ते हो, इस तरह मिराज का पढ़ते हो, तो आपको पता है। और आप ये भी पढ़ते हो कि आपको कुरान में ज़ाहिरी वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि मून इज़ अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, डज नॉट emit out light itself। तो जब आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो, यू लाइक, हमारी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि इज इट अ बुक ऑफ साइंस और नॉट। इट माइट नॉट बी अ बुक ऑफ साइंस, बट उसके अंदर इम्प्लिसिट काइंड ऑफ हिंट्स हैं जो साइंस का इल्म रखने वाले लोग हैं उनके लिए। वो यार जैसे कि जो वाक़या मिराज है, ठीक है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सातों आसमानों का सफ़र किया, और हदीसों के मुताबिक कहते हैं कि तकरीबन नबी करीम 2 से 3 साल रहे, ठीक है, आसमानों पे। तो यार कुरान पाक में ये भी तो हो सकता था कि नबी करीम 2 से 3 साल के लिए गायब हो गए, ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह, अगर किताब सच्ची ना होती। उसमें क्या है कि जब वो नबी करीम वापस आए तो उनका जो बिस्तर था वो गरम का गरम था उसी वक़्त, ठीक है। जो मतलब कि जो उनकी जो कुंडी थी वो उसी तरह हिल रही थी, ठीक है, दरवाज़े की। तो इससे इन सब से हमें मालूम होता है कि कुरान पाक में भी, जैसे कि वो कहते हैं जो बुराक था वो रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ भागता था, ठीक है, बुराक, जिस पे नबी करीम बैठ के गए थे, ठीक है, सातवां आसमानों पे। तो अब यार बिल्कुल अब साइंटिस्ट वही कहते हैं कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो शायद हमारे लिए टाइम रुक जाए, ठीक है, ही इज इक्वल टू फॉर एमसी, या
इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मगर तो यार आप इस तरह की एग्जांपल्स अगर आप पढ़ते हो एंड देन यू और आपको फिर याद आता है कुरान पाक में भी तो यार यही था, तो आपको सोच की इतनी हैरानी होती है कि नहीं? यार लेकिन जहाँ तक एवोल्यूशन की बात है ना, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि आई क्रिएटेड द सन एंड द हेवंस, राइट? लेकिन उसने कहीं पे ये नहीं कहा कि आई क्रिएटेड द सन एंड द हेवंस लाइक एकदम से एट वंस। ही डिडंट से दैट। हमें पता है कि उसने कुन कहा था अपनी डायमेंशन में, लेकिन सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हम थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, फोर्थ डायमेंशन टाइम में, फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन में आप आप काइंड ऑफ देख सकते हो डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर। उस सेवंथ और एट डायमेंशन उसमें आगे आप चेंजेस ला सकते हो, जिस तरह हमें पता है खिज़र चेंजेस लाए थे इन व्हेन ही मेट हज़रत मूसा, इफ यू नो दैट इवेंट। वो यार 10th अगर डायमेंशन आप में खुदा एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है कि 10th डायमेंशन में देयर इज नो टाइम। तो अगर खुदा ने वहां पे कुन कहा, उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही 11 नहीं करता। और यहाँ पे 11 यहाँ पे डायमेंशंस, ना 11th ना ये डायमेंशन। कुछ वेरिएशंस हैं। सुपर स्ट्रिंग की जो हाँ, पॉपुलर बिलीफ है ना थ्योरी का, वो कहता है कि 10th डायमेंशन इससे हायर जहाँ पे खुदा है। कुछ वेरिएशंस हैं वो कहती है 11th डायमेंशन। 11 वी कुड डायमेंशंस नेवर तो नो। है। अगर तूने लूसी मूवी देखी है तो एंड पे यही होता है ना कि वो हवा बन जाती है, वो एनर्जी बन जाती है। टाइम डजंट एग्जिस्ट फॉर एनी मोर। हम्म दैट माइट हेल्प यू टू कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस सुपर हम्म स्ट्रिंग थ्योरी। तो अच्छा, मैं कह रहा था कि कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आई क्रिएटेड द सन एंड द हेवंस एट वंस। ही जस्ट सेड कि आई क्रिएटेड देम, राइट? और हमें ये भी पता है कि हजरत आदम को जमीन पे रखा गया कुछ चंद हजार सालों के लिए, कुछ कुछ हदीसें कहती हैं 40,000 सालों के लिए। और हम्म किस सूरत में रखा गया उनको 40,000 साल के लिए? मे बी लाइक इन द फॉर्म ऑफ डीएनए इनसाइड द प्रीवियस, यू नो, प्रीवियस स्पीशीज, हो सकता है। और हमें ये पता है कि कुरान में काफी जगहों पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएशन के बारे में बताया गया। लाइक कहीं लिखा है कि आपको पानी से बनाया, कहीं कहीं लिखा है आपको खरकती हुई मिट्टी से बनाया, कहीं लिखा हुआ है कि आपको गारे वाली मिट्टी से बनाया गया। और एवोल्यूशन हमें यही प्रूव करती है कि आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ पानी में, पानी में से निकला, कीचड़ में गया, कीचड़ की प्रॉपर्टीज उसने ली, रेप्टिलियन फॉर्म्स बनी, मिट्टी पे गया, मैमल फॉर्म्स बनी उससे। तो वही प्रोसेस है, बट है हमारी इंटरप्रिटेशन में डिपेंड करता है। मौलवी जो है ना, उसके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। इट डज नॉट नीड टू हैव साइंटिफिक नॉलेज टू बिकम अ स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर। आप उससे साइंस का इल्म ले रहे हो, वो कहेगा एवोल्यूशन नहीं हुई, आप मान लोगे बिल्कुल। विदाउट अब जैसे कि रिसर्चिंग ऑन योर अब ओन। अब जैसे कि कहते हैं कि जिन्नात आग से बने, ठीक है? अगर आप देखें आग की तरफ, तो फायर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? मे बी दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन डीमंस एंड जिन्नात को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ना हम उनको समझ सकते हैं, बिकॉज हम तो मतलब कि फिजिकल मैटर से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है? दैट्स व्हाई दे कैन ट्रैवल फास्ट, they can be at different places spontaneously. What do you think? ये भी है कि नहीं? यार हम तो बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा फेथ हमें बताता है। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल। एग्नोस्टिक है या वो एथीस्ट है, तो वो तो इमटेरियल चीज़ों से अपने आप को कंसर्न करते नहीं ना। वो जो सिर्फ उस चीज़ की बात करता है जो वो देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, मेजर कर सकता है। वो मटेरियल चीज़ है ना। वो रूह पे यकीन करता है एग्नोस्टिक आदमी, एथीस्ट आदमी। ना वो खुदा पे करता है, ना वो जिन्नात वगैरह पे करता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता उनको। बिल्कुल, लेकिन नो इट डज डाउट। नॉट मीन कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। आप चंद 100 सालों पहले यूवी रेस का भी आपको कोई अंदाजा नहीं था, बिकॉज यू कुड नॉट सी देम, बट नाउ यू डू विद प्रॉपर इक्विपमेंट एंड यू बिलीव इन देम। बिल्कुल, नो डाउट, ऐसा ही है। तो यार मेरे लिए एक्सप्लेनेशन एवोल्यूशन की, यार देख तू एक एक लफ्ज है ना, अशरफुल मखलूकात है। इट बेसिकली मींस मोस्ट अशरफ। यार मेरे ईयरफोन्स पिछले जा रहे हैं बार बार। आई डू नॉट वेयर दीज काइंड्स ऑफ ईयरफोन्स। अच्छा, हम्म, अशरफुल मखलूकात है वर्ड, राइट? इट मींस द मोस्ट अशरफ आउट ऑफ ऑल क्रिएशंस। अगर मैं वलीद तुझे कहता हूँ कि वलीद तू मुझे बहुत अजीज है, इसका मतलब है कि वलीद तू है और मैं हूँ, और तू मुझे बहुत अजीज है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वलीद तू मुझे सबसे अजीज है, तो तेरे और मेरे अलावा कोई और होना और भी। जरूरी है जिससे मैं तुझे कंपेयर करूंगा। बिल्कुल। तो जब खुदा कहता है कि अशरफुल मखलूकात, तो और स्पीशीज होना जरूरी है। एंड मैंने यहाँ पे एक वर्स खोल के रखी है, सूरह अनाम की वर्स 133, मुझे याद नहीं रहनी थी, but it says your Lord is the self-sufficient, full of mercy. If He wills, He can do away with you and replace you with whoever He wills, just as He produced you from the offspring of other people. He's talking about humans. He's not talking about Hazrat ह्यूमंस। Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's talking about the human species, and he says in the last words, just as He produced you from the offspring of other people. तो हम्म मेरे लिए एक्सप्लेनेशन यही है कि कुन कहा उन्होंने उस जगह पे जहाँ पे टाइम की पैसेज बहुत डिफरेंट थी विद कंपैरिजन टू अर्थ, और यहाँ पे गुजर गया पूरा एवोल्यूशन फेज, विच इज ह्यूमन एवोल्यूशन को कहते हैं। 6 मिलियन साल गुजरे पॉपुलर बिलीफ। तो वो सारा स्पैन गुजर गया, और वहाँ पे एक सेकंड गुजरा, एक लम्हा गुजरा वहाँ पे। सूरह कुन पे फातिहा की जो पहली आयत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
तो कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि मैं एक जहान का मालिक हूँ या 2 जहान का। अल्लाह ताला ने तो ये हम्म। कहा है ना कि मैं तमाम जहानों का मालिक हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही यार, इसी तरह मैं भी काफ़ी आयात पढ़ा था जिससे हमें एक तरह का वो इशारा मिलता है कि हमारे अलावा भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं। हमारे और जिन्नात के अलावा भी, ठीक है? हमारे और जिन्नात और फ़रिश्तों के अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा मखलूक़ात हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है? वो फिर हम लोग उसको छेड़ेंगे जब हम एलियंस के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है? और वो भी बड़ा फ़ैसिनेटिंग एक आइडिया है कि नहीं? यार उस पे तो एंड बहुत मटेरियल है यार, उस पे बहुत उसपे तो मटेरियल है। बहुत ज़्यादा मटेरियल है और अब तो 3 लगता है घंटे जैसे की कि पॉडकास्ट होगा। डेलिबरेटली वो मटेरियल निकाला जा रहा है, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि कोरोना की लोगों वो को पूरी थोड़ा-सा इंडोक्ट्रिनेशन थी ना, कोरोना के अंदर हर बंदा पैनिक हुआ हुआ था, उन्होंने अपनी फाइल्स लीक कर दी, लीक थी वो क्या फाइल्स कहते हैं, लीक कर पेंटागन ने जो किया था यार लास्ट जो लास्ट 2 साल जो पहले। वो जो वीडियो थी टिक-टैक यूएफओ की हाँ, वीडियो, उसपे कह दिया भई कि वी डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन पूरी इफ इट्स रिपोर्ट अ भी यूएफए रिलीज़ की है यार, और जो यूएपी, 1980s की ठीक। फाइल्स पड़ी हुई थी। 1980s में यार प्रोजेक्ट ब्लू बुक था, ठीक है? हुँ, जो 1960s में ख़त्म हो गया था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक वाज़ एन इन्वेस्टिगेशन ऑन एलियंस, ठीक है? और फिर और प्रोजेक्ट ब्लू बुक बाकायदा सीआईए खुद उसको हेड कर रहा था, ठीक है? प्रोजेक्ट ब्लू बुक हुँ। को। और प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू तब हुआ था जब वाक़या हुआ था रोज़वेल्ट का, है ना? ठीक है, न्यू मेक्सिको में जब वहाँ एक यूएफओ गिरा था और यूएफओ से 3 बॉडीज़ मिली थी और बाकायदा लोगों ने उनको देखा भी था बॉडीज़ को, ठीक है? और बाकायदा बाकायदा लोगों ने स्पेसशिप्स भी देखी थी। उसके बाद प्रोजेक्ट ब्लू बुक खुला और प्रोजेक्ट ब्लू बुक को हँसी-मज़ाक करके बंद कर दिया गया। लोग समझे कि लेकिन प्रोजेक्ट रोज़वेल्ट ब्लू हुआ क्यों? देखिए रोज़वेल्ट हुआ था एग्ज़ैक्ट 2 महीने बाद जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बिंग हुई थी। तो उसके वे बाद हुआ क्योंकि ऑब्वियसली एलियंस माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि भाई ये इतना बड़ा धमाका कहाँ से हो गया? तो रोज़वेल्ट में वो वो आई अभी व्हिच वाज़ द ओनली न्यूक्लियर स्टेशन इन द वर्ल्ड एट और दैट टाइम। और वही मैं बता रहा हूँ ना। और उसके बाद ये मज़े की बात ये है कि लोगों को ये आइडिया कन्वे किया गया है कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक ख़त्म हो गया, मगर प्रोजेक्ट ब्लू बुक का नाम चेंज करके मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था इस वक़्त, मगर डिफरेंट नाम रख दिया गया। उसको अगले 1980s और 90s तक उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया गया, ठीक है? और जिसमें लिटरली हज़ारों लोगों की आई विटनेस अकाउंट्स लिए गए। काफ़ी लोगों ने कहा भई कि हमें एलियन एब्डक्शंस होती हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए गए। तो मतलब ये है कि सीआईए ने कभी अपने आप को इससे बाहर नहीं रखा था। और तेरी बात सही है, ये जो ये जो एलियंस का जो वाक़या हुआ था रोज़वेल्ट वाला न्यू मेक्सिको में, ये बिल्कुल ये नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरने के बाद हुआ था। दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग यार, व्हाट दीज़ फकिंग गाइज़ आर डूइंग नाउ? दे आर किलिंग ईच अदर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है? they must be trying to see what's new, like what these people are capable of, ठीक है? They might be trying to see what's what is happening in our न्यूक्लियर साइट्स, और आज भी इतना डॉक्यूमेंटेशन है कि अमेरिकन अमेरिकन न्यूक्लियर साइट्स नहीं, यहाँ तक कि रशियन न्यूक्लियर साइट्स, पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट्स भी, पाकिस्तान में भी इतने वाक़यात हुए हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहाँ वहाँ अजीबो-गरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। सिर्फ एलियंस के हिसाब से नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ व्हिच आई एम पॉइंटिंग एट डीमन्स एंड जिन्स, ठीक है? उस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सो व्हाटएवर दीज़ थिंग्स आर, सम पीपल से, जो मैं देख रहा था कि कुछ क्रिश्चियंस हैं वो ये कहते हैं कि दीज़ थिंग्स आर interdimensional, they can travel between dimensions, these are not aliens, these are demons who are posing as aliens, ठीक है? इन लोगों को, और कुछ लोग कहते हैं कि these are in fact some superior kind of of or superior kind of a race which has capability of traveling between dimensions and which has capability of traveling with speed of light, which have like उनके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डिबेट और इसमें बहुत सारे वाक़ये हैं यार। ये ऑस्ट्रेलिया का इतना मशहूर वाक़या है। मेलबर्न में एक स्कूल था, उसके अंदर बाकायदा मुझे जब बताया था कि बाकायदा एक यूएफओ आया था और उसमें से लोग बाकायदा 200 लोगों ने वो यूएफओ सब का बच्चों ने देखा। देखा था, पूरे 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था उसके बाद, सबने कहा हाँ, वी सॉ दैट। ब्राज़ील का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, वहाँ बाकायदा 50,000 लोगों ने यूएफओ विटनेस किया था 1960s में और 1970s में। उसके बाद ये जो ये जो वाक़या हुआ था रोज़वेल्ट के बाद ही जो वाक़या हुआ था कि 8 यूएफओज़ मतलब कि स्पॉट हुए थे व्हाइट हाउस के ऊपर। जिसके बाद अमेरिकन एयर फ़ोर्स ने उनको चेज़ किया था फॉर अराउंड 2 आवर्स तक, उनको चेज़ करती रही अमेरिकन एयर फ़ोर्स।
उसके बाद वो गायब हो गए कि 2 घंटे तक आप किसी चीज़ को चेज़ करो, यूँ नहीं कि कुछ मिनट्स के लिए, 2 घंटे तक चेज़ किया। एंड इट वाज़ लाइक दे वर प्लेइंग विद आवर प्लेन्स, यू नो, हमारा प्लेन यहाँ जाता, वो गायब होके दूसरी लोकेशन पे पहुँच जाते। और उसके बाद अब ये जो वीडियोज़ आई हैं टिक टैक यूएफओज़ की, उस पे भी इत अजीब बात ये है कि जो व्हिसल ब्लोअर था, ठीक है? जिसने पहले बताया था, ये वीडियोज़ आने से पहले बताया था कि इस तरह के वाक़याज़ बहुत ज़्यादा होते हैं अमेरिकन कोस्ट पे, ठीक है? अमेरिकन एयर फ़ोर्स में बहुत सारे लोग हैं लिटरली जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वाक़ये हैं और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन स्काईज़, कि जब वो भी आसमान पे पेट्रोल कर रहे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ अजीब नज़र आता है। समुद्रों में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको स्पेसशिप्स वगैरह नज़र आती हैं, पानी के अंदर जाते हुए और पानी से निकलते हुए। सो देयर माइट बी अंडरग्राउंड बेस दैट दीज़ थिंग्स हैव बीन यूजिंग विदाउट आवर नॉलेज, ठीक है? जहाँ तक हमारा नेविगेशन सिस्टम या सैटेलाइट सिस्टम नहीं इतना काम करता, वहाँ शायद ये चीज़ें रह भी रही हों, वी नेवर नो। मगर ये बहुत लंबी डिबेट है यार, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो ये तो पता है कि हमने कितना इस पे डिस्कस किया हुआ है। इस पे हम डिस्कस करने बैठे तो 2-3 घंटे लग जाएँगे और कभी बाकी ख़त्म भी ना हो। यार जब इन चीज़ों में पढ़ते हो ना, ये इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, यू कैन नेवर नो द ट्रूथ अबाउट इट, राइट? यू बिलीव कि यूफोज एग्जिस्ट, बट यू लाइक हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना, पेंटागन हैज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, वी कैन नेवर नो द ट्रूथ अबाउट इट। मगर एट द सेम टाइम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि क्रेडिबल इंडिविजुअल्स हैं। आपको पता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके पास बाकायदा अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस है। व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस इन अमेरिका? अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस सिर्फ 1.5 मिलियन लोगों के पास है, आउट ऑफ 500 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है? अमेरिकन क्लीयरेंस एक तो आपके आर्मी ऑफिसर्स को मिलती है, सीआईए के ऑफिसर्स को मिलती है और साइंटिस्ट को मिलती है। तो लिटरली मोर देन 1 या 2000 पीपल हू हैव नेशनल क्लीयरेंस, ठीक है, सिक्योरिटी क्लीयरेंस, उन्होंने आके बताया है, डिफरेंट वाक़यात बताए यूएफओज़ के ऊपर, ठीक है? न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, ठीक है, साइंटिस्ट ने, जिन लोगों ने सिक्योरिटी के तौर पे काम किया न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पे, उन्होंने इतने वाक़यात बताए। तो यार अगर 1-2 लोग हों, लोग सोचते हैं बॉब लज़ार के बारे में, ठीक है? पता है ना बॉब लज़ार की पॉडकास्ट सुनी होगी। बॉब लज़ार इज़ अ वेरी, मैं कहूँ, मेरे ख़्याल में बॉब लज़ार बहुत छोटी एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? डॉक्टर स्टीवन ग्रीर, इसके अलावा डॉक्टर स्टीवन ग्रीर के साथ ने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए उस बंदे ने, ठीक है? इसकी हमने डॉक्यूमेंट्री भी तो देखी थी अनएक्नॉलेज्ड। तो यार तो आपको देख के हैरानी होती है कि यार लाइक व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग, ठीक है? उसके अलावा और इस चीज़ में आप जितना भी डीप जाते रहो, आपका दिमाग लिटरली फक हो जाता है। एट द एंड आप सोचते हो यार मैं क्या क्या सोचूं या क्या ना सोचूं। मैं लिटरली अभी कल परसों उसके बारे में पढ़ा था, जैक propulsion laboratories, JPL, ठीक है? JPL इज़ अ काइंड ऑफ कंपनी व्हिच मेक रॉकेट्स फॉर नासा, ठीक है? जैक propulsion जो लेबोरेटरीज़ है, इसका एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम है, जैक पर इसका नाम क्या था? लेट मी सर्च नाउ। JPL, जैक ये propulsion पे हमने मिक्स कर दिया एवोल्यूशन को एलियंस के साथ। लेबोरेटरीज। वापस आ जाए हाँ एवोल्यूशन पे यार। हाँ, जैक पार्सन्स के नाम पे ये अभी तक कंपनी खुली हुई है। और जैक पार्सन जो था, ऐसा इंडिविजुअल था जो कि कभी लिटरली किसी यूनिवर्सिटी में उसने कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, ठीक है? जो रॉकेट्स के ऊपर या फिर मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब कि वो इस फील्ड में, मगर उसको कहते हैं फादर ऑफ रॉकेट साइंस, ठीक है? दुनिया में जो पहले रॉकेट्स थे उसने बनाए थे, और जो उसकी जो रॉकेट्स थे, दे वर यूज्ड इन द फर्स्ट मून मिशन, ठीक है? तो वो जो जैक पार्सन्स के बारे में अगर आप पढ़ें, तो जैक पार्सन वाज़ अ वेरी वेल नोन सैटेनिस्ट, ठीक है? वो बकायदा सैटेनिक रिचुअल्स करता था, और वो खुद ये क्लेम करता था कि मेरे पास शैतान आता है, मुझे नॉलेज देता है, जिस नॉलेज को मैं यूज़ करके रॉकेट्स बनाता हूँ, ठीक है? इट्स रियली क्रेज़ी। अगर हम उसमें जाते रहेंगे तो फिर आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस फॉर नाउ, क्योंकि हमारी जो अगली पॉडकास्ट इट वाज़ अबाउट एलियंस की एवोल्यूशन। करें। We can do about aliens. What do you think? कर सकते हैं। But we will have to do it with a structure,
बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी रैंडम, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक जगह से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल अपना भी एक होता है ना यार। नैरेटिव बिल्ड करें, उसके ऊपर इसको 2 या 3 इसको 3-4 पार्ट्स का एक सीरीज बनाएं। व्हाट डू यू थिंक? यार अगर हम लेके चलते हैं ना टाइमलाइन के साथ, लाइक विद द प्रॉपर डेट्स दैट इवेंट्स हैपेंड, रोजवेल्ट से शुरू करें या रोजवेल्ट से पहले कम वाकयात है, बिलीव रोजवेल्ट के बाद डाटा बहुत ज्यादा निकला है, तो वी कुड स्टार्ट विद रोजवेल या उससे थोड़ा सा पहले के इवेंट्स, और उससे फिर टाइम वाइज लेके चलें। यार रोज़वेल्ट से पहले भी आप देखो, मतलब कि इतनी ज़्यादा आपको वाक़यात मिलते हैं ग्रीक के अंदर, ग्रीक मैथोलॉजी में, ठीक है। पिक्चर्स मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, जो कि अगर आप देखो आपको ऐसा लगता है जैसे कि स्पेसशिप्स बनी हुई हैं, यूएफओस बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको रोमन हिस्ट्री में इतने ज़्यादा जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी जो मतलब कि आपको इतना कुछ देखिए, ये इट दिस वाज हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इट वाज हैपनिंग फ्रॉम अराउंड 1000 टू 2000 ईयर्स, और काफ़ी हद तक इसका इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द टाइमलाइन ह्यूमंस के ऊपर रहा है। हिंदू मिथोलॉजी के अंदर भी अनुनाकी का कॉन्सेप्ट है। अनुनाकी बेसिकली, अनु एक क्रीचर था, एलियन था जो बाहर से आया था, डेमोनिक स्पीशीज समथिंग, और उसकी उसकी जो औलाद थी उसको कहती थी अनुनाकी। इट वाज अ होल स्पीशीज, एलियन स्पीशीज। हिंदू मिथोलॉजी में बात काफी, यू कैन ट्रेस इट इन ऑलमोस्ट एनी एंशिएंट सिविलाइजेशन। बट फॉर मुझे जो आजकल जो आइडिया सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है वो ये है कि शायद ये जो ये जो आजकल ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता करके देखो 1960 में अगर आप किसी से पूछते थे ना, डू दे बिलीव इन एलियंस, अराउंड अराउंड 20% लोग कहते हैं यस वी बिलीव इन एलियंस, 80% लोग कहते हैं नो इट्स ऑल बीएस। मगर आज के दौर में अगर आप लोगों से पूछो, अराउंड 60% लोग कहेंगे यस वी डू बिलीव इन एलियंस। शायद हमारा जो माइंड है इस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है कि एलियंस एग्जिस्ट, वी हैव टू थिंक एलियन एग्जिस्ट। सो व्हेन समवन कम्स लाइक एन एंटी क्राइस्ट, ही पोजेस हिमसेल्फ एंड एज एन एलियन, ठीक है। ही सेज कि मैं आज से 50,000 साल पहले हम लोग आए थे, हमने तुम लोगों को बनाया था, ठीक है, फिर हम चले गए थे। मगर मसला है कि तुम लोगों से दुनिया कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। यू ऑल आर फाइटिंग विद ईच अदर, मे बी ही कम्स आफ्टर एन न्यूक्लियर आर्मागेडन, ठीक है। ही सेज लाइक आई एम योर गॉड, नाउ आई एम गोइंग टू सेव यू ऑल, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार आई बिलीव कि अभी क्योंकि जब ये क्योंकि प्रोजेक्ट क्योंकि ब्लू जिस ब्लू तरह फाइल्स रिवील की है ना, उससे पहले क्योंकि तक तो बहुत ये मजाक बना दिया गया हुआ था, राइट? जो बंदा ये यूएफओ की बात करता है, पीपल थॉट दे वर क्रेजी बेसिकली। अब यार थोड़ा अब सा तू पैराडाइम देख, शिफ्ट आने शुरू हुआ है आफ्टर दे रिवील्ड द प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बट आई बिलीव के दैट माइट बी अ बिग लीप, क्योंकि अभी भी लोग मजाक समझते हैं यूएफओ। इन द जनरल यस, पॉपुलेशन पीपल डू नॉट बिलीव इन यूएफओ। मगर एट द सेम टाइम ये जो यूएफओस का जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किनको करता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एथियस्ट को। दे लाइक टू डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है। Because it gives them a reason to think we don't need God. So what I believe is that अभी भी controlled तरीके से इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है deliberately, और ठीक है, फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज से 10 या 20 ईयर्स में लिटरली इसी ये कहेगी यस एलियंस एग्जिस्ट एंड वी टॉक विद देम। फिर उससे उससे 10 साल बाद शायद एलियंस अपने आप को शो करना शुरू कर दें, ठीक है। उससे शायद 10 साल बाद कोई न्यूक्लियर आर्मागेडन आ जाए या सारे मुल्क आपस में लड़ना शुरू कर दें, ठीक है। सो इट्स अ रियली बिग एक तरह का यू कैन से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और जितना इस पे आप डीप जाते जाओ उतना ही डीप जाते रहोगे। इफ़ यू हैव वॉच्ड अनएक्नॉलेज्ड, उस अनएक्नॉलेज्ड की आपने आखिरी 20 या 15 सेकंड्स देखे होंगे, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि they are going to use this idea in a certain way to their uh, for their gains. So we don't know what they are using this। वो तो ये भी कहते हैं भाई कि शायद इन लोगों के पास एलियन स्पेसशिप्स मौजूद हैं और इन लोगों ने शायद उनको रिवर्स इंजीनियर भी कर लिया है, ठीक है। वी नेवर नो what is happening in the world, because CIA डिसाइड्स, जब CIA डिसाइड करती है तो फिर कोई चीज़ लीक होती है, वरना कोई चीज़ लीक नहीं होती। व्हाट डू यू से? यार दिस सिटीजंस ऑफ रूजवेल्ट से कि जब वो क्रैश हुआ था उसके बाद 3 एलियंस से 2 की बॉडीज मैश्ड अप थी, तीसरा निकल रहा था, देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, ग्रीन ब्लड। तूने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। देन आ जाती है पूरी दी CIA
and it surrounds the spaceship. It takes the spaceship, might have reverse engineered it in the future, or close भी कर देती मैटर. पहले कहती है हॉट एयर बलून था. पहले it admits कि it was ये UFO crash, फिर उसके बाद वो अपना अगले पहले दिन चेंज कर देती है. पहले वो फिर वो कहती है कि it was hot air balloon. उसी दिन रेडियो में न्यूज़ चली है कि हमने 3 एलियंस पकड़े हैं। उसी के नेक्स्ट दिन कहते हैं नहीं वो थे, एक बलून हॉट एयर था. बैलून था, ठीक है? उसी वक़्त रातों रात वो न्यूज़ चेंज कर दी गई, ठीक है? सो इट्स ऑल लिटिल बिट क्रेज़ी, मगर ये है कि वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। सो ये टॉपिक बहुत गहरा है, और आई थिंक सो दे आर गोइंग टू यूज़ दिस इन एंड टाइम्स। वी आर ऑलरेडी लिविंग इन एंड टाइम्स। व्हाट डू यू थिंक? हमारे जो आस-पास अब जो कुछ शुरू हो गया है, we have started to live in, we are already living in end times now. End times are not far away, like अगर यहाँ आज से 100 साल बाद 200 साल बाद हालात बहुत ख़राब होंगे, और मेरे ख्याल में शायद हमें क्या पता, we might get to see a nuclear armageddon in our life, we never know। इस तरह के हालात हो रहे हैं। कोविड से पहले we never, यार कोविड के बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो गया अब, है कि नहीं? पहले किसने सोचा था कि कोविड आएगा, 2 साल तक सब लोगों को घर में बंद कर देगा, इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल बंद हो जाएगा, सब लोग घर बैठ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद किसने सोचा था कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, ठीक है? अमेरिका और ईरान के बीच में जंग होते-होते रह गई, ठीक है? अगर अभी भी इस वक़्त देखो, साउथ चाइना सी पे जंग चल रही है बाकायदा पूरी, एक कोल्ड वॉर चल रही है। सो मेरे ख़्याल में अब इस जगह, इस मोड़ पे खड़े हुए हिस्ट्री के, कि लिटरली अगर कल कोई एलियन आके कहता है भाई कल कोई एलियन स्पेसशिप लैंड करती है व्हाइट हाउस के ऊपर, इट विल बी अ नॉर्मल थिंग फॉर अस बिकॉज़ वी हैव लिटरली सीन एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक? सही बात है, सब कुछ तो देख लिया ब्रो. कोविड वाज अ पेंडेमिक, हमें तो पता ही नहीं चला ना. हम तो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे बैठ के घर पे. इनके प्यारे गए हैं तो ऑब्वियसली इन द मैसेज पैनिक फैला है. उसके बाद ऑब्वियसली वो प्रोपेगेंडा था पूरा कि उन्होंने उसी टाइम पे उसको टाइम किया विद द रिलीजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ब्लू बुक. आई डोंट बिलीव कि इट्स ऑल अ कोइंसिडेंस. ये पूरा प्लान्ड एक चक्कर है जिसकी वजह से एक नैरेटिव फीड किया जा रहा है कि अच्छा इन केस एंटीक्राइस्ट कम्स और वो ये ये वाला नैरेटिव पेश करेगा तो पीपल आर रेडी टू बिलीव दैट. यस यार, लिटरली इट्स क्रेजी। मैं इतना देखा है कि इतने इतने मतलब कि यार, ऐसा मैंने ऐसे भी देखा है कुछ लोग जो कि जिन्होंने पेंडेमिक के अंदर और पेंडेमिक के बाद भी पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और एट द सेम टाइम कुछ लोगों को घर बैठे-बैठे कोविड हुआ है, वो लिटरली वो 2-3 दिन में मर गए। सो इट्स क्रेजी जो दुनिया में आजकल हो रहा है, वी नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग, है कि नहीं? मगर यार हमारी पॉडकास्ट बहुत लंबी हो गई है। हमने शुरू किया था एवोल्यूशन से, और हम एवोल्यूशन से करते-करते फिर गए यूनिवर्स की एक्जिस्टेंस पे, यूनिवर्स की एक्जिस्टेंस से हम करते-करते एलियंस पे आए। अब एलियंस से करते-करते हम कोविड के ऊपर आ गए। अब कहाँ जाना है तुम्हें? अब एलियन मगर से ये कहाँ जाना? मगर नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम पॉडकास्ट करेंगे वो एलियंस के ऊपर करेंगे, ठीक है? मगर हम कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है? I don't want this to get confusing for our audience, if we have any audience or not, but still have to make it in some series. What do you think? थोड़ा यार सा फॉर्मेट स्ट्रक्चर्ड डिसाइड होगा कर तो लेते अच्छा हैं. रहेगा। फॉर्मेट कर लेते हैं. डिसाइड वो तो हो जाएगा यार. बड़ी अभी इसको हम कंक्लूड करते हैं एवोल्यूशन को. मेरा बस यही मकसद था बताने का कि एक बड़ी बाइनरी डिबेट बनी हुई है रिलीजन वर्सेस साइंस की. वी टॉक्ड अबाउट हाउ एवोल्यूशन इज इनकम्प्लीट विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन, और वी टॉक्ड अबाउट हाउ रिलीजन डज नॉट नीड टू अपोज एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन ये नहीं कहता कि खुदा नहीं था. अभी लाइक डार्विन ने खुद भी अपनी किताब के लास्ट पैराग्राफ में एडमिट किया कि देयर इज अ क्रिएटर जिसने फ्यू सिंपल फॉर्म्स बनाए थे जिससे सब इवॉल्व हुआ है. और कुरान में ये भी कहीं भी नहीं लिखा कि खुदा ने एकदम से सब कुछ बनाया था. उन वाला वो जो माना हमने आइडिया डिस्कस किया कि टाइम इज रिलेटिव, सुपर स्ट्रिंग थियरी के वहाँ पे इस डायमेंशन में कौन कहा गया और यहाँ पे पूरा एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो गया. तो दैट्स माय ओन बिलीफ. एवोल्यूशन हैपेंड but God exists, and God was the intelligent creator behind the whole evolutionary process who was supervising. That's just my belief. I might be wrong, I might be right. यस, एवोल्यूशन इज़ अ बिग ग्रे एरिया, और मेरे ख्याल में हमने काफ़ी चीज़ तरीके से इसको डिस्कस किया है। व्हाट डू यू थिंक? हमारे ख्याल में एवोल्यूशन को इतना ही डिस्कस किया जा सकता था, इसमें से ज़्यादा डिस्कस तो किया नहीं जा सकता था। व्हाट डू यू यार अगर थिंक? हम जाते ना उसके उसके पर्टिकुलर माइक्रो एवोल्यूशन और माइक्रो एवोल्यूशन के फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के ऊपर पूरी हम स्पीशीज कंपेयर करते वेल्स की कि उसके किस स्पीशीज से किस तरह इवॉल्व हुई,
तो वो तो भाई वो तो बहुत लंबी होनी थी, 10-12 घंटे की होनी थी। तो वी केप्ट इट टू द पॉइंट आई बिलीव until the UFO part. Yes, no doubt, no doubt. Okay, so we can finish our podcast over here then. What do you say? Next podcast will be about aliens. Yep. No worries, man. Thank you very much. I'll just end my podcast now. See you next time.